बोला था आप लोगों ने कि यहाँ कुछ हम अलग बात करेंगे, अलग तरीके की बात करेंगे। अलग बात किस बात की करना है? ये देश की सभ्यता, संस्कृति, इसमें कोई कमी नहीं थी, कमी नहीं है, मगर जिस दिशा में ये देश जा रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। हम सब चाहते हैं, कल भी इन्होंने जब क्लास लिया शिमला में, वो पेरेंट्स सब आए थे, सब बच्चों के लिए परेशान हैं। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं। बच्चों ने, माँ पिताजी को डर लग रहा है कि बच्चे ड्रग तो नहीं पिएंगे, बुरी संगत में तो नहीं पड़ेंगे। ये हर माँ बाप को डर लग रहा है। क्यों लग रहा है ये सब डर? क्योंकि हमने जो कुछ चुना था, जिनको देश चलाने के लिए चुना था, जिस संविधान को हमने माना था, जिस संविधान को हम अपना मानते हैं, वो संविधान किसानों के लिए तो है नहीं भाई। बाकी सबके लिए वो अपना ढूंढे। किसानों का पहला सबसे बड़ा बुरा अगर कुछ हुआ होगा तो पहला अमेंडमेंट जो आया 9th शेड्यूल में हमारी एग्रीकल्चर डाल दिया, कृषि। आप बताइए कि आपके यहाँ जेब में लगा हुआ पेन भी मुझे लेना है ना, तो आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा अगर मेरा काम ख़त्म हो गया। किसान की ज़मीन लेते वक्त परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं रह गई सरकार को, और ये संविधान ने कर दिया। ये सारी चीज़ें हमें उस संविधान ने कर दी कि जिसमें हमारी ज़मीन ले ले, जो पुश्तैनी ज़मीन है ख़ानदानी, उसको सरकार ले लेती है। हम खाली दाम के लिए लड़ सकते हैं बस। मैं आपके पास का पेन नहीं ले सकता, कलम नहीं ले सकता, पिन नहीं ले सकता, मेरी पुश्तैनी ज़मीन ले लेते हैं। हमको कोई समझाता है कि इससे, इसके वजह से, संविधान की वजह से तुमको पढ़ने का मौका मिला, तुमको बात करने का मौका मिला। हम सुन लेते हैं, सब शांति से सुन लेते हैं। क्या संबंध है हमारा? संविधान के पहले भी बाबा साहब पढ़े थे। साहू महाराज ने हजारों लोगों को पढ़ाया था, पूरा देश पढ़ रहा था। हमें जिस बात की ज़रूरत थी वो हम पढ़ रहे थे, और आज उनको जिस बात की ज़रूरत है वो पढ़ा रहे हैं। इसके बारे में चिंतन समाप्त हो गया। जो जिस संगठन का अभी देश पर राज चल रहा है, उनके पास में सत्ता, संपत्ति और सम्मान के सिवा कोई चिंतन नहीं है, कोई चिंतन नहीं। आपके लिए कोई चिंतन नहीं है, गरीबों का कोई चिंतन नहीं है, किसानों का तो दूर दूर तक संबंध नहीं है। मतलब आपके ऊपर आपने स्ट्राइक किया, वो आपके ऊपर चौड़े होके वो बोलते हैं हम बाहर से ले आएंगे। हाँ, ये क्या तरीका है? ठेके पर रख लेंगे। हाँ, ठेके पे रख लेंगे, बाहर से इंपोर्ट कर लेंगे। ये अभी अभी 75 में ये लाल गुंजी खा रहे थे, मक्का खा रहे थे, अमेरिकन मक्का, अमेरिकन गेहूं खा रहे थे लाल, अमेरिकन ज्वार खा रहे थे जिसको लाल गुंजी बोलते हैं हमारे यहाँ, वो खा रहे थे अभी तक। और आज अचानक मस्ती कैसे आ गई? तो इन्होंने जो हमारे ऊपर नियंत्रण कर लिया, सबसे पहला नियंत्रण कैसे किया पता है आपको? कि हमको लगता है हमारी फसल हम बोते। कौन बोता है फसल? आप बोते हो? कौन तय करता है फसल? आपके खेत में जो भी आप बोओगे वो तय कौन करता है? तो एमएसपी तय कर रही है। गधे के सामने गाजर बांध देते ना, और गधा चलते रहता है, वो हो गया एमएसपी के नाम से हमारे साथ। आज हमारे पास अपने बीज नहीं है, अपना खाद नहीं है, अपना उत्पादन नहीं है, अपनी निर्णय क्षमता नहीं है, है ना? और सारी की सारी चीज़ें आपसे छीन ली गई है, और इसका एहसास भी नहीं है हमको। मतलब किसानों को अगर पूछा कि सच में बताओ कि इस खेत में क्या बोओगे, वो तय करता है, तो बोलता है हम। सच में तय करते? हम नहीं करते। तो आपके ऊपर अभी तक तो इन्होंने ये बोल के फसल लूट ली थी। 75 के बाद में जो हुआ, हमारा गेहूं की कीमत, धान की कीमत और ये सारी कीमतें उन्होंने नियंत्रित कर लिया। पहले किसान राजा था। 75 के पहले हम जानते हैं कि हमारे घरों में बैंक वाले डिपॉजिट मांगने आते थे। हमारा फसल बिक गया कि वो बोलते थे कि डिपॉजिट देने के लिए आप हमको बैंक में दीजिए, घर में रखोगे तो आपके तो कोई ब्याज बीज नहीं आएगा, तो आप दे दीजिए। आज हम कर्जदार हो गए।
और हम इकोनॉमी को समझने को भी तैयार नहीं है। कुछ भी नहीं समझता हमको इकोनॉमी के इसमें, ना कोई समझाता है। हर चीज कोई ना कोई दूसरा निर्णय ले रहा है हमारे बारे में। हमारे परिवार का निर्णय वही ले रहा है, कितने बच्चे होंगे। हमको ये समझा देते हैं कि ज़्यादा बच्चे परेशानी हैं। हमारा ये सवाल ही नहीं कोई पूछता है। ज़्यादा बच्चे परेशानी अगर है तो सबसे ज़्यादा बच्चे अगर कहीं होंगे तो आप देख लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई की पॉपुलेशन डेंसिटी है 32,000 से 35,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 32,000 से 35,000। झारखंड, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है 165 से 65 तक। कहाँ होना चाहिए? अगर पॉपुलेशन समस्या है हमारे लिए तो समस्या कहाँ होनी चाहिए थी? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में वही होनी चाहिए था ना समस्या। वहाँ नहीं है समस्या, वहाँ सुविधा है। और वहाँ भूख से मर रहे लोग, वहाँ नक्सलवाद से ग्रस्त हो गए लोग, वहाँ कोई साधन सुविधा नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं, रोजगार नहीं। उनका स्वास्थ्य खराब करने के लिए हम नारा देते हैं, एक पेड़ माँ के नाम, बाकी जंगल बाप के नाम। हम ताली पीटते हैं। तो ये जो यानी अलग अलग करके जिस तरीके से आपको समाप्त कर रहे हैं, तो ये फसल लूट ली, अब नस्ल लूट रहे हैं। आपके बच्चे कौन तय करेगा? वो एक बोलता है कि 2 बच्चे करो, दूसरा बोलता है नहीं 4 बच्चे करो, 2 हमको दे दो। और जितने लोग ये बोलते हैं, आप देखिए कि तालिबानी भी यही बोलता है, संघी भी यही बोलता है, जितने कट्टरपंथी संगठन होंगे वो यही बोलते हैं। दूसरी बात समझ लो, ये 3 तरीके की सत्ता है दुनिया में। 3 तरीके की सत्ता है, एक राज सत्ता, एक अर्थ सत्ता, एक धर्म सत्ता। ये 3 ही सत्ता रूल करती है दुनिया में। रूल 3 सत्ता करती है। जहाँ जिन देशों में अर्थ सत्ता को प्राथमिकता दिया है उन्होंने, वो डेवलप कंट्री गिनते हम। डेवलप है कि नहीं वो अलग बात है। डेवलपमेंट का पैमाना क्या होगा, इंसानों की हालत क्या होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान कहीं उजड़ा होगा तो अमेरिका में उजड़ा। भाई जैसे ही ये पॉलिसी आई थी, हमारे यहाँ के सरदार लड़ गए, हरियाणा वाले लड़ गए, ज़मीन बचा लिए। ज़मीन नहीं बचाते तो क्या होता? आज देख लो कि हमारी जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी 2014 में, 8-9 पार्टनर थे उसमें, 8-9 लोग। गो इंडिया, ये इंडिया, वो फलाना दिखाना, ऐसे 9 कंपनियां थी। आज मात्र 3 कंपनियां बची हैं। उसमें से एक स्पाइस जेट तो मर गई है। 65% शेयर इसके हाथ में चले गए, इंडिगो के, अडानी के, इंडिगो के हाथ में, अडानी का। एविएशन के 65%। एविएशन नहीं, ये मतलब जेट, वो तो 99% चला गया उसके हाथ में, जो एयरपोर्ट वगैरह है। और इसके लिए सारे लोग हमारे बोलते थे कि किसी एक को नहीं देना चाहिए सब कुछ। आप समझ लो कि अगर नहीं लड़ते, आप लोग नहीं लड़ते और सारे गोडाउन अगर अडानी के हो जाते, साइलो उसने दे ही दिया था, एफसीआई उसको दे ही दिया था, उसके हो जाते, तो आज टिकट है, अगर मुझे लखनऊ जाना है दिल्ली से तो 60,000 रुपये टिकट है। गोवा की टिकट 85,000 रुपये हो गई है। आटा कितने का देता वो, गेहूँ कितने का देता, आपके ज़मीन का गेहूँ कैसे बिकता, और आपके घर प्लेट में क्या आता। कोरोना में इतनी बुरी अवस्था हो गई थी देश की, मगर जो गांव को गाली दे के निकले थे ना, मैं तो 1500 किलोमीटर यात्रा, 1700 किलोमीटर यात्रा किया साइकिल यात्रा में कोरोना पीरियड में। तो जो गांव को गाली दे के मुंबई में गए थे, दिल्ली में गए थे, पैदल निकले थे गांव की तरफ। मतलब 2022 तक 20 तक भी गांव में ये विश्वास था कि हमें रोटी की कमी नहीं होगी, हमें निवारे की कमी नहीं होगी, रहने की कमी नहीं होगी, और हमें मरने के लिए कोई छोड़ नहीं देगा। कुछ भी हो जाएगा तो हमको 4 लोग पानी पिलाने भी आएंगे और जलाने भी आएंगे। ये बहुत ही विचित्र तरीके से चल रहा है। आप जो परिवार चलाते हो, मुझे अच्छा लगा आपके बीच में आके, बहुत अच्छा लगा
कि आप परिवार चलाते हो, एक दूसरे की संवेदना एक दूसरे के साथ में बांटते हो, मौज मनाते हो, खुशी मनाते हो। ये शहरों से बहुत दूर हो चुका है अब मामला, बहुत दूर हो चुका है। मतलब हमारी हाउसिंग सिस्टम गांव में, एक किनारे पर गांव, अगर 2000 लोगों का गांव है, एक किनारे पर कुछ हो जाए, दूसरे किनारे में पहुंचने में संदेश कितना समय लगता है? गाँव में 10 मिनट भी नहीं लगते। 5-10 मिनट। हमारे शहरों में, जो शहर के हो गए, हमने तो गांव छोड़ दिया, शहरों में जब तक बदबू नहीं आती ना, जब तक मर गया अंदर समझता नहीं। कहाँ कहाँ क्या हो गया? हमारे यहाँ नांदेड़ की केस है, उसके दोनों बच्चे, एक इंजीनियर एक डॉक्टर बन के अमेरिका और यूरोप में चले गए। माँ बाप दोनों डॉक्टर, क्लास 1 डॉक्टर, एक सर्जन एक एमडी, माँ बाप दोनों। माँ बीमार पड़ गई, बच्चे दोनों वहाँ यूरोप में और अमेरिका में सेटल्ड है। माँ बीमार पड़ गई, बाप रोता रहा देवेंद्र भाई कि आइए एक बार देख लीजिए, वो बहुत याद करती है, ये करती है। वो मर गई, कोई नहीं आया। बाप ने उनको मैसेज दिया कि अब मर गई है, कम से कम उसकी अंतिम क्रिया में आइए। दोनों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। बाप ने कनपट्टी पे गन लगा के आत्महत्या कर ली। कहाँ जा रहे हैं? एक साला कोई आता है पुतिन, उसकी भी आरती करते, डोनाल्ड की भी आरती करते, जिनपिंग की भी हम आरती करते, और वो जाके गांधी की समाधि पर नतमस्तक होता है। वो बोलता है कि इससे मैंने क्या क्या सीखा, इससे मैंने शांति भी सीखा और युद्ध भी सीखा। हमको समझ में नहीं आता है। हमारे गांव का हर बुजुर्ग गांधी है, ऐसा कोई नहीं है गांव का कि जिसको ये आइडियोलॉजी पता नहीं है और उस आइडियोलॉजी पे चलता नहीं। आपने कभी देखे घर से कोई भूखा चले जाए? गाँव में नहीं जाता। शहरों में पूछते हैं, हमारे पूना और मुंबई जैसे शहरों में आप उसके घर में मेहमान चले जाओ, मतलब 12-1 बजे चले जाओ, खाने का वक्त रहता ना, वो आपको पूछेगा अच्छा तुम तो खा के ही आए होंगे। खाओगे नहीं पूछेगा वो, तुम तो खा के ही आए होगे पूछेगा। और फिर आए बराबर कब जाने का है प्लान, ये पूछेगा। तो ये सब चीज़ में आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, मगर तुमको करना है राजनीति भविष्य में, क्योंकि परिवर्तन कहाँ से आएगा? परिवर्तन कहाँ से आता है? हाँ, पावर से। पावर कहाँ है अभी? पावर कहाँ है? पूंजीपतियों के पास है पावर, लेकिन माध्यम है। अगर पूंजीपतियों के पास में होता तो सारे पूंजीपति प्राइम मिनिस्टर होते ना, सीएम होते। कोई बना है अपने देश में? इनडायरेक्टली तो वही करते होंगे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये होता है कि वो अपने तरीके से फंड करते हैं, जैसे वो पार्टीज को फंड करते हैं, फिर पार्टी का तो करने का चीज़ है। 35 से 40 करोड़ रुपए दिल्ली में हर एमएलए ने बीजेपी के और कांग्रेस के खर्चा किया था, और 5 लाख रुपए जिसने खर्चा नहीं किया वो आम आदमी पार्टी। 5 लाख रुपए से कम वाले 70 में से 67 आ गए। दिमाग में जो भरा है ना हमारे, वो बहुत गलत भर दिया है। हमको दिमाग, पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाके पूछ लो आज, वो बोलते हैं मैं 97 में पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, एक जनता दल का। हम ये पूछते थे सवाल, कितने बार जेल में गया, कितने आंदोलन किया, किस तरीके के आंदोलन किया, किसानों के लिए कितने किया, दलितों के लिए कितने किया, और बाकी लोगों को कितने किया। 2004 में मैं जब कांग्रेस में आया, उसमें भी किसान का चीफ था, मैं सुरजेवाला के साथ में था, शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ में। तो उस वक्त जब पूछते थे हम, तो ये पूछना शुरू हो गया कि तेरे पास पैसे कितने हैं, खर्चा कितना कर सकता है, कौन से ख़ानदान से है। ये पॉलिटिकल टिल्ट जो आया, वो हमने जब एक्सेप्ट कर लिया, ग्लोबल इकोनॉमी नाम का कीड़ा हमको जब काट गया, उस वक्त हमने ये शुरू कर दिए कि पहले चर्चा, पर्चा और खर्चा होता था, अब पूछते हैं हम खर्चा, पर्चा और चर्चा। रियलिटी क्या है? आम आदमी पार्टी ने अभी दिखा दिया कि सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए।
अब आप 7,000 गाँव में उतरोगे, 1,000 लोगों के साथ में उतरोगे, क्या कहोगे? चर्चा ही होगी कि खर्चा करोगे वहाँ? ना, चर्चा होगी जी। तो तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हारा जो दिशा है वो सही है, मगर दिमाग को तो सही कर लो, क्योंकि सब बताएंगे कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास। राजनीति में पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत कम पैसे लगते हैं। और पहले चुनाव में अगर आप जैसे अच्छे लोग उतरे ना, पहले चुनाव में पब्लिक इतना पैसा देगी कि आप पैसा खर्चा नहीं कर सकोगे। हर जगह हुआ है ये, हर जगह यही हुआ है कि जितना पैसा पब्लिक ने दिया पहले ही चुनाव में, वो नहीं कर सके खर्चा। मगर दूसरे चुनाव में वही आदमी जब जाता है तो उसका साथ वाला उससे पैसे मांगने लग जाते हैं, क्योंकि 5 साल उसने जो कुछ हरकतें किया वो तुरंत समझ में आ जाती। तो हमको कोई एक ऐसा रास्ता निकालना है भाऊ कि ये जो लोग हैं जो निकलेंगे गांव में जो बताने के लिए कि हम लोग ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, अगर ये सत्ता में जाते हैं तो ये सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ना चालू करेंगे 5 साल के बाद। मतलब 5 साल सत्ता में मान लीजिए पहुंच गए, एक सेकंड के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं, वही आपने बोला कि 5 साल के बाद फिर बराबर वाला खर्चा मांगने लग जाएगा। हम इस व्यवस्था को हर आदमी इसको कैसे समझे और मतलब समाज से बढ़िया लोगों को कैसे निकाले, ये इस पे हम लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम जो लोग समझते हैं इस पूरी कहानी को, वो इसमें डायरेक्ट मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना जा करके और उस पावर को यानी कि उस सत्ता में बिठाने की ताकत को गांव के आखिरी आदमी के पास स्टोर करके रखें कि जब चाहे जिस मर्जी एमएलए एमपी की गर्दन पकड़ के धरती में लगा सके। मतलब वो पावर गांव को कैसे पाक करके रखी जाएगी। देखो, आप पावर प्राप्त करना चाहते हैं और वो पावर पे बैठा हुआ है, जो भी पावर में बैठा हुआ है ना, पावर तो वो हमारी है, वो बैठा हुआ हमने है। अंगूठा लगा, हमने उंगली से दबाया, जब उसको वोट दिया तो उसको हमने अपनी पावर दे दी। अब हम ये कह रहे हैं कि वो पावर पे सिंबॉलिक बैठे और पावर वो गांव के आदमी के पास ही रहे, आखिरी आदमी के मैं पास। वही विस्तार से बता रहा हूँ, विस्तार हाँ। से वही बताना चाहता हूँ हाँ। कि आपने जिस भी तरीके से बैठाया होगा, आप खुद को क्या समझते होंगे, मगर आज पुलिस उसका सुनती है, प्रशासन उसका सुनता है, रेवेन्यू उसका सुनता है, फॉरेस्ट उसका सुनता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बिजली वाला उसका सुनता है। जब तक तुम्हारा डायरेक्शन, आज आंदोलन करने जाते हैं हम, बिजली कट गई तो किसके पास जाते हैं हम? उसको जला देते ना, अगर सुना नहीं तो जला देते। ये एमएलए को जलाना चाहिए ना, प्रॉमिस तो एमएलए ने किया था ना तुमको डायरेक्शन तय करना पड़ेगा। प्रॉमिस किसने दी किया आपको? आपका नुमाइंदा कौन है? जो बोल रहे डॉक्टर साहब, जो बोल रहे कि हमारी सुनना चाहिए, सुनेगा कौन? प्रशासन आपकी सुनेगा? प्रशासन काम करवाने के लिए है, काम कौन करवाएगा? हाँ, प्रशासन तो काम करने के लिए है, उसका तो उसे काम है, करवाने के लिए, हैंड है वो। हाँ वो तो, हाँ वो हाथ है, वो हाथ है। हाँ। ब्रेन कौन है? आदेश जो है वो ऊपर से आएगा, उनके पास मिनिस्ट्री से आएगा, है ना। हाँ। और मिनिस्ट्री को किसने ये किया है, ट्रेंड किया है, या मिनिस्ट्री को किसने बोला है? उसको आदेश कौन देता है? उसका मालिक कौन है ब्रेन का? या तो उसमें सबसे शीर्ष पे बैठा हुआ, या फिर उसका जिसने उसको इलेक्शन में फंडिंग किया। हम नहीं, फंडिंग से कुछ नहीं होता। फिर वही बात वही आती है बात, जब तक हम हमारी ताकत नहीं पहचानते। आपको बेटा बिगड़ गया है ना, जिम्मेवारी किसकी है? माँ बाप की, माँ की भी है, माँ और बाप की, दोनों की जिम्मेवारी है। एमएलए के माँ बाप कौन है? वोट देने वाला। तो तुम ही समझ नहीं रहे। पब्लिक को ये समझाने की जरूरत है कि भाई माँ बाप तुम हो, बच्चा बिगड़ गया तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, अच्छा कर गया तो जिम्मेवारी तुम्हारी। आप जो बोल रहे 5 साल में हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दूसरी बार वो सवाल पूछेंगे। सबसे बात तो पहले तो आपको भ्रष्टाचार कितने तरीके से होता है वो समझना पड़ेगा। जबराना, नजराना, हरजाना और
बताओ चौथा, शुक्राना। शुक्राना।